लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सो ये कहाँ गया शेयर करने का ऑप्शन। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है शायद ना, मेरे को फिर लगा कि आप लोग प्रोग्राम में तो नहीं है। देन फिर ऑल ऑफ अ सडन एक बार चेक किया, देखा तो 1 and 2 सेमेस्टर आई वाज इन डिफरेंट क्लासरूम। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, एनीबॉडी? भूल गए? हेलो? यस सर। कहाँ तक डिस्कशन हुआ था अपना, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सर मैंने लास्ट क्लास की थी तब आपने वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला वो कंप्लीट कर दिया था, एंड आई डोंट थिंक मैंने उसके बाद क्लास किया था। ओके, वो हम टर्म्स के बारे में भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन जेनेटिक्स की स्टडीज में जो यूज करते हैं वो टर्म्स को हमने वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग देम। फिर देन ओके, हमें पनेट स्क्वायर के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले क्या था, F2 क्रॉस। ये हम काफी सारे डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये पॉइंट वाइज से ये आगे चल रहा है। ये एक सिस्टम है बाय विच वी कैन प्रेडिक्ट द ऑफस्प्रिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब ऑफस्प्रिंग की कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके बारे में हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्क्वायर्स, विच इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा ओके, किसने सजेस्ट किया था उसके बारे में दिया हुआ है। इट्स रेजिनाल्ड सी पनेट who derived this approach of getting the probabilities of the offspring with different combinations. Like जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, मेल है फीमेल, किसी एक तरफ लीजिए, एक मेल प्लांट है एक फीमेल प्लांट है, तो उसके जो गमिट्स बन रहे हैं वो ये कॉम्बिनेशन में हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में है। तो हम उस हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों टाइप के क्या बोलते हैं उसको, गमिट्स फॉर्म होंगे। एक डोमिनेंट कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटिंग जीन है या फिर अलील है वो भी एक कमिट में जाएगा, और जो दूसरा जो रिसेसिव वाला वो भी किसी कमिट में जाएगा। तो यही तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि वो जो क्रोमोसोम जीन्स हैं, अलील्स जो हैं, वो बराबर सेपरेट होते हैं जहाँ से आए हैं। यदि उनका ओरिजिन मदर फादर से है तो ऐसा नहीं होगा कि मदर के ही पूरे एक तरफ चले जाए, है ना। तो या फिर कहना चाहिए कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उस पे जो होमोलोगस एलील्स हैं वो एलील्स को एक टाइप के ही एलील्स एक तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होता। कौन कहाँ से आया है वो दैट इज बीन मेंटेन्ड एंड इट गोज लाइक दैट ओनली। कि जो 23 पेयर्स हम ह्यूमंस की बात किए थे, 23 पेयर्स हैं, तो फिर 23 पेयर्स में जो 23 जो सेट है, 23 का जो सेट है वो 23 सेट के ही एक कमिट में जाएगा। तो उस प्रकार से TNT जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, तो उसके कमिट्स यूजुअली कैपिटल T और स्मॉल t, यानी कि एक डोमिनेंट एलील कैरी करने वाला और एक रिसेसिव एलील कैरी करने वाला, दो टाइप के कमिट्स बनेंगे। ऐसे ही मान लीजिए TNT ही कॉम्बिनेशन के मतलब अदर पार्टनर है मेल या फीमेल, उनमें भी सेम टाइप के गमिट्स फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो गमिट्स फॉर्म हो रहे हैं, let me take it out from here. तो जब इनके कॉम्बिनेशन होंगे तो जो प्रोबेबिलिटी जो है पनेट स्क्वायर में ऐसा है, ये आप देख रहे हैं कैसे ड्रॉ किया हुआ है। So now this T and this T will combine. There is a possibility of combination of this T and T, that is capital T, capital T. That means this will be a completely tall type of plant which would have an homozygous combination, right? And suppose करिए ये T और ये small t combine करेंगे तो हम इस बॉक्स में लिखते हैं उसको capital T small t. That will be another heterozygous combination of offspring, and the same way will be this, and here in this case the small t and small t may combine, and that is a homozygous and recessive type of allele, right?
सो इस प्रकार से ये पनिट स्क्वायर्स को हम यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, और कुछ लोग इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे मेक सर्कल्स, इसको एक सर्कल में दिखाते हैं, दिस पेरेंट इज बीन शोन इन वन सर्कल, ये एक सर्कल में, ये एक सर्कल में, और फीमेल फीमेल को आजू बाजू रखते हैं। ये सेम यहाँ पे भी एक और फीमेल दिखाएंगे, उनके भी गमेट्स के फॉर्म दो सर्कल्स में दिखाएंगे, एंड देन दिस सर्कल एंड दिस सर्कल का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखेंगे। वी ड्रॉ लाइन्स, मैं आपके जैसे कि आपने यहाँ देखा है, इसमें देखिए ये है, ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सेम टाइप की चीजें रिप्रेजेंट की हुई है। देखिए TNT हेटेरोजाइगस कंडीशंस हैं, ये टू टाइप के गैमेट्स बने, इसके टू टाइप के गैमेट्स हैं, दे हैव बीन कनेक्टेड विद दीस लाइंस, एंड देन कॉम्बिनेशन से देखिए सभी कैसे हुआ कि कैपिटल टी हुआ, कैपिटल स्मॉल टी के दो कॉम्बिनेशन हुए, और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हुआ, राइट। तो ये आप ऐसे मत देखिए, ये F1 और F2 जनरेशन को डिस्क्राइब करते वक्त इन्होंने ड्रॉ किया है, बट ये हम F2 F1 छोड़ दें तो ये मेल फीमेल है, गैमेट्स है, दिस इज F1 रिएक्शन, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस is being represented like for every cross, for every mate, or for every successful offspring generation, we have these four combinations. Out of these four combinations, any one is being, you know, एक ही बच्चा बाहर आता है तो कोई एक कॉम्बिनेशन के साथ में वो बच्चा बाहर आएगा, दैट मीन्स कंप्लीटली डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, और कंप्लीटली रिसेसिव होने की प्रोबेबिलिटी 25%। लेकिन हम इसको जेनेटिकली हम बता रहे हैं कि जेनेटिक कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम बता रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन यही जब हम फिनोटाइपिकल यानी फिजिकली जो अपीयर होते हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तो दिस होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, these three will be represented or displayed as if they are tall only, though they are genetically different, but they exhibit the tallness in physical appearance, right? So these three will show the tall character, and this will show the dwarf character. So what happens, देखा जाए तो हम फिजिकली या फिर बाहर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम इन्हें चेक करते हैं, तो we could find that there could be a chance of 75% of tall individuals by appearance, not by genetic combination, by appearance, okay, and 25% will be by dwarf by appearance, either genetically and phenotypically too. तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, पेरेंटल शो ऑन टॉप ऑन द साइड, कोई मतलब नहीं है। जेनेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप क्या समझते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये भी एक जो परेट स्क्वायर था वो भी एक प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस पता लगाने के तरीके हैं। यदि मान लीजिए जब हम किसी एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, किसी एक ट्रेट के बारे में चाहे पढ़ रहे हैं, तो हम उसको यूजुअली हमने लास्ट टाइम बोला था कि उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, किसी एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज जैसे इसमें हमने सिर्फ टॉल के हाइट के बारे में बात की है, हाइट एक कैरेक्टर है, उसके फिर ट्रेट्स हैं डोमिनेंट और रेसिस्टेंट, टॉल और ड्वार्फ। तो उस प्रकार से यदि मान लीजिए हम दो कैरेक्टर साथ में कंसिडर करेंगे तो वी कॉल इट डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। हाइब्रिड्स मतलब उनके कॉम्बिनेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं हम उनको हाइब्रिड्स कहते हैं। यदि हम कंप्लीटली टॉल और कंप्लीटली ड्वार्फ से हम यदि क्रॉस करेंगे, कंप्लीटली टॉल यानी कि कैपिटल टी, ये भी टी बनेगा, ये भी कैपिटल टी बनेगा। सपोज ये जो है कैपिटल टी है, कहीं है क्या, मैं देखता हूँ एक आध कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हो तो। जैसे देखिए यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनकी जो है दोनों गैमेट्स जो है कैपिटल टी बनेंगे, ऐसे गैमेट्स जो बनेंगे कैपिटल स्मॉल टी बनेंगे। तो वो जब उनका जब कॉम्बिनेशन आएगा, वो हर कॉम्बिनेशन में आपको एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यानी कि आपको हमेशा कैपिटल टी और स्मॉल टी के कॉम्बिनेशन का ही इंडिविजुअल मिलेगा, यानी कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आता है हमें, यानी फिजिकली या फिनोटाइपिकली हमें सभी टॉल नजर आएंगे। मतलब यदि 100% हाइब्रिड, इसको हम हाइब्रिड्स बोलते हैं, तो यानी कि हाफ ऑफ यहाँ से जेनेटिकली देखेंगे, हाफ मदर से आया हुआ, फादर से आया हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल्स, इट एग्जिबिट्स
only the dominant trait. Okay, तो उनको हाइब्रिड्स कहते हैं, इसलिए हमने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड वर्ड यूज किया है। और मोनोहाइब्रिड मतलब यही हुआ कि when only one character is been taken into consideration, and when you take consideration of two one or more than one character in consideration for the study, then you would say it's a dihybrid cross. So जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब देख रहे थे तो उसमें हमने जैसे देखा कि ये वाले कॉम्बिनेशन में अभी आपने देखा कि तीन जो है फिजिकली टॉल नजर आते थे, एक जो है तीन जो है फिजिकली टॉल नजर आ रहे थे और एक जो है वो ड्वार्फ नजर आ रहा था। तो द रेशियो कैसा हो गया कि आउट ऑफ 4 तीन जो है टॉल दिखते थे और एक रेसेसिव नजर आता था। हम इसे कहते हैं 3:4, 3:1 का एक रेशियो है जिसमें 3 जो है डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम जब किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करके फ्यूचर जनरेशन ऑफ स्प्रिंग का कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो देन वी गेट दिस कॉम्बिनेशन, दिस रेशियो व्हिच इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, वैसे ही यदि हम इसको फिर डाइहाइब्रिड का हम देखेंगे आगे आएगा। प्रोबेबिलिटी सब क्या समझते हैं? एनीबॉडी कैन एनीबॉडी टेल मी? ये हाथ क्यों दर्द कर रहा है? किसी को आइडिया है प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज लगाना। ओके गुड, पॉसिबिलिटी। फाल्गुनी ने क्या बोला? अंदाज लगाना। ओके, अंदाज लगाना। अंदाज लगाना तो प्रेडिक्शन हो गया, ये अज्यूम करना हो गया। प्रोबेबिलिटी जैसे चांसेस, नंबर ऑफ आउटकम्स में से क्या आएगा। हाँ, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल फिर से वर्ड याद आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबल होने का मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी इज लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर, यानी कि होने के चांसेस होते हैं, जिसके होने के चांसेस, जिसके होने के ज्यादा चांसेस है उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल, राइट। यानी किसी एक इवेंट का होने की संभावना को या पॉसिबिलिटी को, जैसे एक ने कहा अभी, तो वो पॉसिबिलिटी जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी इवेंट के होने की, राइट। तो अब यही प्रोबेबिलिटी बहुत मायने रखती है आपके जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशंस को पढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटीज के यानी प्रोसेसेस को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम या तो एक कैरेक्टर को यूज करते हैं या फिर दो कैरेक्टर को यूज करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटीज या कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप जब देखेंगे, यदि आपने पढ़ा होगा पहले कि यदि डाइहाइब्रिड क्रॉस यदि हम देखते हैं जिसमें कि दो कैरेक्टर्स को यदि कंसिडर किए जाते हैं फॉर द स्टडीज, तो वहाँ पे हमें एक जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के अलावा जब दूसरी जनरेशन में हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे हमको 9:2:2:1 का एक रेशियो मिलता है। सॉरी, 9:3:3:1 बराबर है, 9:2:2 बोला था। तो वो जो 9:3:3:1 का रेशियो है वो एक अलग प्रोबेबिलिटी है। That comes when we consider two different characters in one study, right? तो वो हम देखेंगे आगे। अब जैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ समझाया है कि यदि आपने एक कॉइन को फ्लिप किया तो देयर आर चांसेस कि वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि किसी एक इवेंट को हम कंसिडर करेंगे कि हेड कितनी बार आएगा, तो हर बार एक 50% चांस बनता है हेड के होने का। जब भी आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ 50% ऑफ गेटिंग हेड और गेटिंग टेल। ओके, तो यदि मान लीजिए 3 बार करते हैं तो आप ये बताएंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो हर एक इवेंट के चांस को और जितने इवेंट्स हो उतने इवेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक टोटल कम, जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ इट इज फ्लिप 3 टाइम्स इन अ रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग ऑल हेड्स इज, हर बार हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो हर एक बार फ्लिप करते वक्त हाफ का चांस है, जैसे 3 बार हम फ्लिप करेंगे और हर बार हेड आने के चांस कितने हैं, तो 1/2 1/2 into 1/2 into 1/2 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा वो 2 to the 4 4 to the 8 1/8, यानी कि 8 बार आप यदि डालते हैं तो उसमें से एक बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों के तीनों हेड्स आए। It's like that. Okay. Probability and segregation.
अभी आप सेग्रीगेशन तो समझ चुके हैं। वैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 1/4 ऑफ प्लांट्स जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया था 1 out of 4, राइट। और उसके बाद 2/4 जो है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, यानी कि 2/4, राइट, दैट इज हाफ। और जो बचा हुआ रिसेसिव वाला जो कि होमोजाइगस है, उसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, 4 में से 1। यानी हर बार, जैसे कि ह्यूमंस के केस में हर बार जब बच्चा होता है, बच्चा होने वाला होता है, तो ये चारों में से कोई कॉम्बिनेशन ही डिपिक्ट होगा या फिर डिस्प्ले होगा, राइट। The ratio comes out to be 3:1 phenotypically, right? Otherwise हम इधर genotypically देखते हैं तो ये 1/4, 2/4 या फिर 1/4, that means 1:2:1, 1:2:1 का एक रेशियो बनता है if we see it in the genetical form, genotypic form। यदि हम phenotypically देखते हैं कि physical appearance कैसा है, तो that comes out about 3:1, right? So this is called the Mendelian, this is what Mendel found, एंड ये आज भी यूज होता है। इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट एवरेजेस, यानी कि पॉसिबिलिटीज बताती हैं, आउटकम्स के एवरेजेस बताते हैं इवेंट्स के। प्रोबेबिलिटी ज्यादा जानना नहीं अपने को। अब जैसे कि ये दूसरा है, जब हमने दो अलग अलग कैरेक्टर्स ले लिए है ना, तो वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स क्या है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है। तो राउंड एंड येलो जो है वो एक कॉम्बिनेशन दो कैरेक्टर से, एक राउंड एक कैरेक्टर है और येलो एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसमें से राउंड जो है वो डोमिनेंट है, इस कैरेक्टर में ट्रेड डोमिनेंट और रेसेसिव है, राउंड है डोमिनेंट और रिंकल्ड है रेसेसिव। और वैसे देखा जाए तो येलो और येलो के साथ में जो कलर ऑफ कोड का जो कैरेक्टर है, उसमें येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। इस प्रकार से यदि ये कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे तो डाइहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर्स हमने लिया साथ में, दो कैरेक्टर्स हमने साथ में कंसिडर किया, राइट। तो उसके हिसाब से हम यदि कंबाइन करेंगे तो अब ये आपको बनाना आना चाहिए कि राउंड और येलो है ना, तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। जैसे कि उस दिन फाल्गुनी हम बात कर रहे थे, याद है, आप कह रहे, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो मदर की तरफ से जो सेट आया वही सेट पूरा का पूरा चला जाए। यदि 23 का सेट है तो 1 2 3 4 5 6 मदर से आ सकता है, और 7 8 9 10 11 12 जो है फादर का भी आ सकता है एक तरफ। तो यानी कि कॉम्बिनेशंस बदल सकते हैं, इसीलिए हमने हर वो कॉम्बिनेशन लिया है। यदि मतलब राउंड आया हुआ है मदर की तरफ से है ना, और फादर की तरफ से भी मान लीजिए स्मॉल आर आया हुआ है, लेकिन आर और आर के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपिटल और स्मॉल आर के कॉम्बिनेशन में राउंड ही अपने आप को डिस्प्ले करेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके बेसिस पे वो गमिट्स फॉर्म होंगे। एक तो ये राउंड एंड येलो दोनों डोमिनेंट रह सकते हैं, या फिर एक ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, या फिर राउंड की जगह में रिंकल होके और येलो डोमिनेंट हो सकता है। ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यदि हम इसी टाइप के दूसरे मेल या फीमेल्स के भी में से क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें भी सेम कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम जब इनको ऑनेट स्क्वायर्स के थ्रू हम इसको कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो दिस कम्स देखिए आर आर वाई वाई, लाइक ओके, ये कि यहाँ पे आया है कि आर आर स्मॉल वाई, यानी कि आर आर मतलब तो कैपिटल हो गया, यानी कि राउंड हो गया। स्मॉल वाई मतलब वो ग्रीन हो जाएंगे, वाई नहीं है क्योंकि वो रेसेसिव हो चुका है। वैसे यहाँ पे भी देखिए एक रेसेसिव आ गया है, यहाँ पे भी देखिए एक रेसेसिव आ गया है। अब रिंकल्ड वाली बात देखिए, ये देखिए स्मॉल आर यानी रेसेसिव मतलब, अब देखिए राउंड एंड येलो डोमिनेंट है, ठीक है, राउंड और ग्रीन वो एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर रिंकल्ड और येलो ये कॉम्बिनेशन आता है। देखिए रिंकल्ड एंड येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड येलो यानी रिंकल्ड येलो, ये 3 है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन कंप्लीटली, दोनों कैरेक्टर्स इसमें रेसेसिव, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के यदि किसी
कैरेक्टर को हम दो कैरेक्टर को हम कंसिडर करते हैं, तो उसकी जो प्रोजेनी, उनके जो बच्चे होंगे, उसमें 16 कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन आएगा। अभी तक हम किसमें क्या कह रहे थे, जब हम सादा सा एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे थे जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे थे, उसमें हर 4 में से एक की प्रोबेबिलिटी बताते थे हम। अब यहाँ पे जब हम दो कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो इट बिकम्स 16। आउट ऑफ 16 देयर वुड बी वन कैरेक्टर, वन आई मीन कॉम्बिनेशन विल बी डिस्प्लेड, राइट। यानी हर बार, यदि ह्यूमन के केस में देखा तो हर बार जब बच्चा होने वाला रहेगा, यदि हम सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, तो 16 में से कोई एक कॉम्बिनेशन डिस्प्ले होगा। यदि हम उसी को देखते हैं बाहरी रूप से, फिनोटाइपिकली देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि कम से कम 9 जो है वो राउंड एंड येलो है, जो डोमिनेंट है दोनों तरीके से। 3 जो है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट है उसमें और एक कैरेक्टर रिसेसिव हो गया है, और एक और 3 का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें जो कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट था वहां यहाँ पे रिसेसिव हो गया, जो यहाँ पे रिसेसिव था वो यहाँ पे डोमिनेंट रह गया, उसकी भी नंबर 3 है, और दोनों के दोनों रिसेसिव होने का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही। यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर का यदि किसी ऑफस्प्रिंग में डिस्प्ले होने के चांसेस और कम होते जाते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस को, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स को you take them into consideration of your studies, right? So here the phenotypically, the physically they appear to be tall, sorry, round and yellow, that is both are dominant, is about 9, and round and green, this combination is round is dominant and green is recessive. In this we get 3 in number, and the same way another type of combination with राउंड की जगह रिंकल हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर हो गया, एंड येलो येलो ही रहा, तो रिंकल एंड येलो के कॉम्बिनेशंस भी 3 आते हैं, और दोनों के दोनों रेसेसिव होने के कॉम्बिनेशन एक ही आता है। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टॉल या फिर बोथ द कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर्स एज द डिस्प्ले इज अराउंड 9 is to 16, और एक कैरेक्टर कम हो जाना, रेसेसिव हो जाना, और एक कैरेक्टर डोमिनेंट में ही आना, उसका कॉम्बिनेशन है 3 आउट ऑफ 16। एंड एक कैरेक्टर जो हो रहा है वो अगले इसमें डोमिनेंट रहे और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव हो जाए, वो कॉम्बिनेशन भी 3 आउट ऑफ 16 है, और दोनों के दोनों कैरेक्टर्स रेसेसिव होने के लिए 1 आउट ऑफ 16 हो। सपोज हम 3 कैरेक्टर को साथ में कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी को मालूम है? दोनों के तीनों कैरेक्टर रेसेसिव होने के लिए कितने कॉम्बिनेशंस लगेंगे? कोई गेस कर सकता? क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। जैसे हम एक कैरेक्टर को काउंट कर रहे थे स्टडीज के लिए, जिसको मोनोहाइब्रिड कह रहे थे, उसमें आउट ऑफ 4 एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो कंप्लीटली रेसेसिव होता है। जब हम दो कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं स्टडीज में, तो आउट ऑफ 16 एक ही इंडिविजुअल जो है वो दोनों तरीके से रेसेसिव होता है। वैसे यदि हम 3 कैरेक्टर्स लेते हैं तो आउट ऑफ कितने इंडिविजुअल्स एक ही जो रहेगा जो तीनों कैरेक्टर्स का रेसेसिव डिस्प्ले करेगा? आउट ऑफ हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 64 आउट ऑफ 1। वेरी गुड। तो वैसे ये 4 के मल्टीपल्स में 4 के एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता जाएगा। तो 64 मतलब कि सपोज करिए, अब सोचिए कि हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास कितने कैरेक्टर्स, मतलब जितने जीन्स हैं उतने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम तो कहते हैं करीब 30 to 35,000 जीन्स है। यदि हम 30 to 35 जीन्स को एक साथ कंसिडर करेंगे तो वो पूरी तरह वो सभी कैरेक्टर्स के जीन्स रेसेसिव फॉर्म में आने के लिए कितना बड़ा नंबर होगा, राइट? तो वही ये जब डिजीज के ना प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज होने वाला है, उसके लिए पर्टिकुलर जीन है, तो वो अपने आप एक्सप्रेस करेगा। तो वो आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम हर 3000 बच्चों में से एक, या फिर 3 लाख बच्चों में से एक हो सकता है, या फिर किसी किसी केस में कहूँगा हर 3 मिलियन केसेस में से एक हो सकता है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसंट्रेशंस, कि वो इतने जीन्स हमारे पास हैं, उसमें से वो पर्टिकुलरली एक जीन का रेसेसिव कैरेक्टर में आना और हमें उस बीमारी से
ग्रस्त होना, ये सब के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी एंड दो, इसलिए मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है आजकल जेनेटिक्स में या बायोलॉजी में। ठीक है, ये या फिर स्टैटिस्टिशियन बोल सकते हैं आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले काम स्टैटिस्टिशियंस ज्यादा करते हैं, बट स्टिल अ मैथ्स माइंड इज नीडेड। सो सोचिए कि हमारे इतने कॉम्बिनेशंस हैं और पूरे के पूरे जीन्स अपने आप को रिसेसिव डिस्प्ले करें, पूरे के पूरे 30,000 जीन्स, तो 4 into 30,000 हो जाएगा, 4 raised to 30,000, तो वो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। आउट ऑफ दोज मेनी नंबर्स there is a probability of one individual, one human of getting all the characters in a recessive form। और वो recessive form में यदि हुआ तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं जो यदि recessive form में डिस्प्ले हो गए तो हमें कोई बीमारी हो सकती है। यानी कि वो इंडिविजुअल जो 4 raised to 30,000 का जो नंबर निकलेगा, उतने नंबर में से एक इंडिविजुअल रहेगा जिससे हर टाइप की बीमारी हो सकती है। जितने भी recessive टाइप की बीमारियां हैं वो सब बीमारियां उसको हो जाएंगी, तो वो होते से ही मर जाएगा, है ना, तो वो वायबल नहीं रहेगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत पड़ती है। अब देखिए इस पे क्या लिखा है, आई थिंक टाइम इज नहीं, टाइम है वैसे 15 मिनट हुआ है। So this is the dihabit cross of cross between two different genes. Mendel cross between ना राउंड एंड येलो के क्रॉस किए थे। और देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज heterozygous round and this is heterozygous yellow। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो जो मिलेगा हमें हाइब्रिड मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, सॉरी ये कंप्लीटली राउंड और येलो को क्रॉस करेंगे तो ये हमें ये वाला देखिए, ये वाला आर 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 वाई वाई आर आर वाई वाई, ये आर आर, दिस इज द ट्रू हाइब्रिड बिकॉज दिस कैरेक्टर इज आल्सो हेटेरोजाइगस एंड दिस कैरेक्टर इज आल्सो हेटेरोजाइगस इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिर यही बताने के लिए यही दर्शाता है कि इवन दीज कैरेक्टर्स, इफ वी कंसीडरिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, इवन दे आर individually or even they are segregated separately। ये आर स्मॉल में भी होता है और कैपिटल में भी होता है। दिस इज व्हाट सेग्रीगेशन इज। दो कंसिडर करेंगे तो यार देखिए वाई भी उसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल वाई में क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है। तो यही है जब वो हर कैरेक्टर अपने अपने तरीके से सेग्रीगेट होके एक बड़े कॉम्बिनेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वो हम कहलाता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली सेलेक्टेड है, असॉर्टेड है, कैटेगराइज्ड है, राइट, वही ये बताया हुआ। दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज द 9:3:3:1 phenotypic ratio। जीनोटाइपिक रेशियो देखना है तो 1:2:2:2 बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट genetic probabilities। Independent assortment, the law states that genes for different traits can segregate independently during the formation of gametes, है ना। Independent assortment helps for genetic genetic variety, okay। और summary of Mendel principles है क्या, genes determine the inheritance of the biological characterization या characteristics, ठीक है। और दूसरी बात है in case where 2 or more alleles of the genes exist, some alleles are dominant and some are recessive, right, and each adult has 2 copies of the genes, one from each parent. These genes segregate when gametes are formed. That is what the law of segregation is, right, and the alleles of different genes usually segregate independently for one another, right, that's what independent assortment is। Beyond dominant and recessive alleles, there are some exceptions to Mendel's important principles। वो हम देखेंगे जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या फिर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने आपको शायद कुछ पूछा था एक बार, ओमिन के बारे में बताने के लिए बोला था, पता लगा क्या आइएगा ओमिन, OMIM क्या है करके। Some alleles are neither dominant nor recessive and some are controlled by multiple genes and many genes, ठीक है। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देखेंगे
नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैंने आपको जो पूछा तो पता लगाया आपने ओमीम? यस सर। बताइए। ओवी मीन्स ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ मैन, ये एक डिसीज डेटाबेस होता कौन सा डेटाबेस है? है। डिसीज डेटाबेस। डिजीज डेटाबेस। अच्छा, ठीक है। डिजीजेस को फाइंड आउट करने के लिए ये डेटाबेस यूज होता है, बट दिस इज एन ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉर मैनकाइंड जो है, उसका मतलब इनके जीन्स को जो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं वो सभी जीन्स का एक डेटाबेस बनाया हुआ है ना। और अभी एक खास बात है जो आप लोगों को कहीं किसी कोई बताएगा नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ। वन सेकंड, people do not have patience. One second. ओके, तो अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वो ये कि जैसे अभी आपको मालूम है अमीनो एसिड्स है ना, एक आध अमीनो एसिड का नाम बताइए। मिथियोनिन। ओके, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम हमेशा मिथियोनिन नहीं लिखते, कैसे एब्रिविएट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं मालूम? 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन है। 3 नहीं, वो तो कोड है, वो तो कोडॉन है ना, वो कोडॉन है। वो तो एयूजी तो एडेनिन है ना, यूरासिलर गुआनिनस है, दैट इज फ्रॉम द एमआरएनए। लेकिन हम हर अमीनो एसिड को किसी 3 लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेथियोनिन तो हम इसको लिखते हैं MET, मेट। ग्लाइसिन GLY, ग्लाइसिन SER, सेरीन है ना, ASP एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। जानते हैं आप इसको? ऐसे हमेशा हम पूरे अमीनो एसिड को पूरे नाम नहीं लिखते, उसको एब्रिविएट करके रखे हमने 3 लेटर में। और वो रिसेंटली 1 लेटर एब्रिविएशन आ चुका है, यानी कि 1 लेटर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ जैसे फेनिलएलनीन है तो वो P से रिप्रेजेंट होता है ना। अभी कई जगह हो सकता है कि दो अमीनो एसिड्स एक ही लेटर से शुरू होते हैं, तो उनको अलग एक लेटर असाइन किया गया है। तो आप जरा चेक करना इसके बारे में नेक्स्ट टाइम जब भी देखेंगे तो। अब लाइकवाइज व्हेनेवर अ जीन इज कंसीडर्ड, किसी एक जीन के बारे में आपको बताना है, तो दैट जीन इज जैसे अभी सपोज करिए लैक ओपेरॉन करके एक ओपेरॉन है जो आप लोग पढ़ोगे बाद में, LAC, दैट इज LAC मतलब लैक्टोबैसिलस वाला या फिर लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का सेट है। वो लैक्टोज नाम का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है, वो एंजाइम बनता है लैक जीन से। ओके, तो लैक मतलब एक जीन का नाम है जिसको नाम दिया गया जीन को, जो कि लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो whenever these genes are represented, whenever these genes are represented, they are either represented as small l, small a, small c, or in some books you will find capital A, capital L, capital A, capital C. Do you have any idea why sometimes in some books it's written small and in some books it's written LAC? Is it a typographical or typographical error, or formatting some format has got some significance? Any idea? Hello. किसी कोई आइडिया है इसके बारे में? जैसे हमारे
जैसे हमारे अमीनो एसिड्स 3 लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते थे अभी तक, फिलहाल 1-2-3 सालों से वो 3 लेटर वाला रिप्रेजेंटेशन को 1 लेटर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे हमारे जो जीन्स हैं, जीन्स को भी 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो क्या फॉर्म करते हैं या फिर वो किसके फॉर्मेशन में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उसको उस नाम से पुकारा जाता है। तो उसको भी 3 लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया लैक्टोज डाइजेस्ट का, और एक ट्रिप्सिन, ट्रिप करके TRP करके भी एक जीन है। ऐसे बहुत सारे जीन्स मिलेंगे जो पर्टिकुलरली वो एंजाइम बनाता है जिसके कारण हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। आई मीन वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो किसी बुक्स में आप देखेंगे स्मॉल l स्मॉल a स्मॉल c, किसी बुक में कैपिटल L कैपिटल A कैपिटल C। मैं आंसर आज नहीं बताऊंगा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये इज देयर एनी डिफरेंस इन स्मॉल l स्मॉल a स्मॉल c and capital L capital A capital C, or there is no difference? They both represent the same gene. And मैं एक बताता हूँ, दोनों एक ही जीन को, एक हिंट दे रहा हूँ, दोनों एक ही जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, LAC राइट, या TRP। But does it carry any difference being writing it in small letters and capital letters, or as you say lower case or upper case? Does it carry any significance, importance, or not? Somebody wants to say something? सर एक्टिवेशन के पहले और एक्टिवेशन के बाद? No. ठीक है, ट्राई फाइंडिंग आउट, ट्राई टू, शायद ही मिले, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आज मेरे कारण लेट हो गया, मैं सेमेस्टर 1 में बैठा था कि बच्चे ज्वाइन करेंगे। एनीवेज चलिए, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू सर।